हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ हर टॉपिक के बाद परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को उनके परिवेश में उपलब्ध क्षेत्रीय वस्तुओं और संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका अर्थ यह है कि एज ए टीचर आप बच्चों को उनके लोकल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके नई नई चीज़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को फिंगर पेंटिंग, ओरिगेमी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। आप बच्चों से कह सकते हैं कि फिंगर पेंटिंग बनाए। यहाँ पे देखिए, इस इमेज में बच्चा क्या कर रहा है, रंगों को उंगलियों में बोर के उससे एक पेड़ बना रहा है। तो इस तरह बच्चों से भी आप फिंगर के द्वारा, उंगलियों के द्वारा नई नई चीज़ों को बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आएगी। साथ ही आप ओरिगेमी भी बनवा सकते हैं। ओरिगेमी में ये होता है कि बच्चे कागज़ के द्वारा या अन्य वस्तुओं के द्वारा तरह तरह के फ्लावर्स या फिर उपयोग करने वाली चीज़ें, खिलौने, सजावटी सामान, ये सारी चीज़ें ओरिगेमी में बनाते हैं। और आप ड्राइंग भी बनवा सकते हैं, कला की भी वस्तुएं बच्चों से बनवा सकते हैं कक्षा में। क्राफ्ट्स में भी जो पपेट बनाया जाता है, कागज़ का नाव बनाई जाती हैं, कागज़ के जो फूल बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्राफ्ट्स के अंतर्गत आती हैं। अगर बच्चों से आप ये सारी चीज़ें कक्षा में बनवाएंगे तो इससे बच्चों में रचनात्मकता आएगी और नए नए तरीक़ों से सोच पाएंगे, नई नई चीज़ बनाने के प्रति प्रेरित होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। ईवीएस में बच्चे विशेष रूप से समूहों में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जो बच्चे हैं खासकर ग्रुप में शिल्प और कला, आर्ट और क्राफ्ट्स बनाने का आनंद लेते हैं और सीखते हैं। ऐसा क्यों है, इसका आपको रीजन बताना है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इन चारों ऑप्शंस को चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको चारों ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसमें से जो जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो चलिए उन ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यह सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले आपको बता दें पीयर लर्निंग होता क्या है। तो पीयर लर्निंग यानी सहकर्मी सीखना उसे कहते हैं जहाँ पे बच्चे अपने साथी, अपने पीयर, अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसी को सहकर्मी सीखना कहते हैं। तो जी हाँ, बच्चे अगर समूह में शिल्प और कला बनाएंगे तो एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, यहाँ पे सहकर्मी शिक्षण भी होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी है, इट इम्प्रूव्स सोशल लर्निंग। तो जी हाँ, यहाँ पे सामाजिक सीखना भी होगा, यहाँ सामाजिक सीखने में भी सुधार होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। और जब बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो वो एक दूसरे से सीखेंगे भी। तो यहाँ पे सामाजिक सीखने में भी सुधार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जब उनके रचनात्मक कार्यों की सराहना की जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर किसी भी व्यक्ति के कार्यों की सराहना की जाए, उसकी तारीफ की जाए, तो वो तो खुश होगा ही। तो उसी प्रकार बच्चों के भी जब रचनात्मक कार्यों की, क्रिएटिव वर्क की तारीफ की जाती है, सराहना की जाती है, तो उत्साह के मारे खुश तो होंगे ही। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पे।
यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो नहीं, अगर बच्चे ग्रुप में, समूह में शिल्प और कला बना रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, थोड़ा बहुत शोर शराबा भी होगा, तो यहाँ पे अनुशासन नहीं रहेगा बल्कि शोर शराबा होगा। और एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को ग्रुप में काम करने दें, अंतःक्रिया करने दें, करके सीखने दें। ठीक है, तो यहाँ पे अनुशासन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो चलिए इन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं कि किसमें ए बी सी सही है। तो जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि ए बी सी इसी में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स है कि शिक्षक को जल संरक्षण संबंधी बच्चों के लोकगीतों एवं कविताओं को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब शिक्षक को जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वहाँ पे जो रीजनल सॉन्ग्स हैं, वहाँ के क्षेत्र में जो लोकगीत होते हैं और कविताएं हैं, वो भी जो है जल संरक्षण संबंधी या फिर पर्यावरण संरक्षण संबंधी, उन सबको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है अपनी क्षेत्र की चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसी में वो पला बढ़ा रहता है। तो इसलिए एज ए शिक्षक आपका ये कर्तव्य रहेगा कि आप चाहे जैसे पर्यावरण का संरक्षण कराएं, जल का संरक्षण कराएं, जिसके लिए वहाँ के लोकगीत और कविताएं काफ़ी अच्छी और सहयोगात्मक कार्य के लिए सिद्ध हो सकती हैं। और बच्चों को चीज़ों का अवलोकन करने और प्रश्न पूछने का मौका दें। मतलब बच्चों को आप कह सकते हैं कि जो भी आपके अगल बगल का वातावरण है उसका ऑब्जर्व करें, उसका अवलोकन करें और उसके बाद प्रश्न पूछें। नहीं कि आप अगर बच्चे प्रश्न पूछे तो उसको डांट दें, क्योंकि बच्चों के अंदर तरह तरह की जिज्ञासाएं होती है, क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो नए नए दुनिया में आए रहते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो इसीलिए वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पियाजे कहे हैं कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। वो चीज़ों को खोज करते हैं, बस वो बड़ों जितना ही सोचते हैं, बस उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कई चीज़ों के प्रति बच्चों की गलत अवधारणाएं बन जाती हैं। तो आपको का एज ए टीचर यह कर्तव्य बनता है कि जो भी उनकी गलत अवधारणाएं बन जाती हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप उसमें सुधार करवाएं। ठीक है, कभी भी बच्चों को गलत ना साबित करें, बल्कि उन चीज़ों को आप काउंटर आंसर करके उसको सही करना है। अब अगला ऑप्शन है बच्चों को भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। मतलब आप बच्चों में इस प्रकार की संवेदनशीलता विकसित करें कि जिससे उनको जाति, कास्ट, क्लास, इन सब के प्रति, छुआछूत के प्रति संवेदनशील रहें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग कुछ भी होने से पहले, बिफोर बीइंग एनीथिंग वी आर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब हम लोग कुछ भी होने से पहले सबसे पहले इंसान हैं, और इंसानियत के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और प्यार की भावना रखें। बच्चों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए आप उन्हें स्कूल में एक साथ बैठकर खाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करेंगे तो वहाँ पे एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न होगा और भेदभाव नहीं होगा। इसलिए बच्चों में यह आपको विकसित करना है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी भेदभाव ना रखें। बढ़ते हैं आगे। कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए संवाद, ग्रुप डिस्कशन की व्यवस्था कर सकते हैं। एज ए टीचर आप बच्चों में ग्रुप डिस्कशन करवाते रहिए। इससे ये रहेगा कि उनकी कुछ चीज़ों में अल्टरनेटिव कंसेप्शन बन जाते हैं और धारणाएं बन जाती हैं, वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे वृक्षों का कटाई
का पर्यावरण पे प्रभाव। आप इस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ों की कटाई आजकल हो रही है, उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे बच्चे जो है पर्यावरण के प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और वृक्षों की कटाई पे रोक लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी करेंगे। साथ ही आप जल संरक्षण पे भी ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं कि जो है जल संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके फायदे क्या है, आने वाले समय में जल कितना बड़ा जो है आपका संसाधन है, इसकी क्या किल्लत हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप ग्रुप डिस्कशंस में स्पष्ट कर सकते हैं। साथ में बारिश के अच्छे एवं बुरे प्रभाव पर भी डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शहर में हैं तो हो सके आपको बारिश बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर गांव में उसी टाइम किसानों का गेहूं कट रहा हो तो उनके लिए बारिश नुकसानदायक हो जाती है, तो ये उसका बुरा प्रभाव हो जाता है। कई बार बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश होने पे बाढ़ भी आ जाती है, ये भी उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों के बीच इन सब टॉपिक्स पे ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं और बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से यह विचार विमर्श कर सकते हैं कि खाना कैसे बनता है। मतलब आप छोटे बच्चों से कह सकते हैं कि वो अपने घर पे अपने परिजनों से इस टॉपिक पे बात करें कि खाना कैसे बनता है और साथ में उसमें जो है चीज़ों को सीखें, क्योंकि वहाँ पर भी उनके अंदर रचनात्मकता का विकास होगा और चीज़ों को सीखेंगे। साथ ही गाड़ियों का धुआं किस प्रकार हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है। मतलब जो आपके पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, इन सब से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, वो हमारे वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, इस पर भी संवाद डिस्कशन किया जा सकता है। और शिक्षक बच्चों को न्यूज़ रिपोर्ट भी दिखा सकता है कि आजकल जो ये पर्यावरण प्रदूषण है, जिसमें धुआं जो है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कितना बड़ा कारक है पर्यावरण प्रदूषण में। तो इसलिए शिक्षक का ये दायित्व है कि जो भी न्यूज़ रिपोर्ट है या अदर चीज़ें हैं जिनके जरिए इस पे डिस्कशन हो सकता है, संवाद हो सकता है, वो बच्चों के सामने लाए और बच्चों को बताए, ताकि बच्चे इसके प्रति जागरूक हों, अवेयर हों। और जहाँ तक हो सके, मतलब शिक्षकों को जहाँ तक हो सके संभव हो, बच्चों के सामने वास्तविक जीवन के उदाहरणों, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत किया जाए। ऐसा आपका एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए जाएं जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हों, क्योंकि अगर वो उस चीज़ को अनुभव किए रहेंगे तो उस चीज़ को जल्दी से समझेंगे, जल्दी से सीखेंगे। तो इसीलिए आप ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करें बच्चों के सामने जो उनके अनुभवों से जुड़े हुए हैं, जो उनके जीवन में जो चीज़ें घट रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे उदाहरणों को पेश करेंगे। किसी कहानी को नाटक मंचन यानी रोल प्ले के द्वारा और भी अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी के साथ, रचनात्मकता के साथ बताई जा सकती है। मतलब जब आप नाटक मंचन यानी रोल प्ले करते हैं तो आपके जो चारों भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका जो सबसे अच्छा विकास होता है वो रोल प्ले के द्वारा होता है, नाटक मंचन के द्वारा होता है। तो इसलिए अगर आप बच्चों को कहानी जो है सुना रहे हैं और कहानी सुनाने के बाद आप बच्चों से उस कहानी पर रोल प्ले करवा सकते हैं, नाटक मंचन करवा सकते हैं, इससे बच्चों के अंदर उस कहानी को अच्छे तरीके से समझेंगे और क्रिएटिविटी के साथ जो कहानी बताई जाएगी उसका अच्छे से अच्छे तरीके से रोल प्ले करेंगे और उनके अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशलों का अच्छे तरीके से विकास होगा। और बच्चों को ज़्यादातर करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का मौका देना चाहिए।
इसका अर्थ यह है कि जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। इससे यह होता है कि जब भी कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को करता है, किसी काम को प्रैक्टिकली करता है, तो उस चीज़ को और अच्छे तरीके से सीख जाता है। इसीलिए अगर बच्चे से आप कोई भी चीज़ पढ़वा लिखवा रहे हैं तो उसको गतिविधियों के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा करवाइए। इससे क्या होगा, करके सीखने का मौका मिलेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा। और बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने का भी मौका देना चाहिए। आप कक्षा में इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जिससे बच्चे एक दूसरे की सहायता करें। आप खेलों का आयोजन करवा सकते हैं या आप और भी कोई स्कूल में एक्टिविटीज करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ काम भी कर रहे हैं। यहाँ से वो जो है क्या कर रहे हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को कई विषय में वैकल्पिक अवधारणाएं मिलती हैं। मतलब जो प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं उनके कई अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वैकल्पिक अवधारणाएं यानी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस होते क्या हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार वो सजीव को भी निर्जीव और निर्जीव को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे उनको ये लगता है कि जब वो गाड़ी में चल रहे हैं तो उनके साथ वृक्ष भी चल रहे हैं, या फिर जो चाँद है वो उनको अपना सच में मामा समझने लगते हैं, क्योंकि बचपन से सुनते आते रहते हैं चंदा मामा चंदा मामा। तो ये सब जो सारी जो अवधारणाएं हैं, जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं, इन अवधारणाओं का स्रोत हो सकते हैं। मतलब ये अवधारणाएं बच्चों में कहाँ से आती हैं। तो ये चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कहाँ पे किन किन के द्वारा आपका वैकल्पिक अवधारणाएं आ सकती हैं। इसी को कई जगह पे नाइव कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परिवार और समुदाय। तो जी हाँ, आप अपने परिवार में ही रहते हैं, वहीं पे सुनते हैं खास करके जो है माता जी से कि चंदा मामा। जब बच्चों को लोरिया गाने सुनाए जाते हैं तो बार बार चंदा मामा या फिर अदर चीज़ें, ऐसे कविताएं सुनाई जाती हैं जिससे बच्चों को लगता है कि सच में ये चीज़ जीवित है। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तो पुस्तकों के द्वारा भी इस तरीके के अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों में आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी कविताएं रहती हैं कि जिससे लगता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं वो भी सजीव हैं। शिक्षक, तो जी हाँ, शिक्षक ही तो ये सारी कविताएं कहानियाँ पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी ऐसी अल्टरनेटिव कहानियाँ आ जाती हैं। और कहानियों कविताओं के द्वारा तो ऐसे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाओं का जन्म होता ही है। तो यहाँ पे ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं। तो आपको इन जो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यानी इन चारों में से कौन सा सही है। तो जी हाँ, ए बी सी डी सब सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका है कई बार कक्षा में कई विषयों पर संवाद डिस्कशन किया जा सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, लैंगिक मुद्दे, लिंग के आधार पर विषय में भेदभाव, शराब का सेवन। मतलब कक्षा में आप कई विषयों पे ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी वरदान है कि अभिशाप है, लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज जो हैं उनके आधार पे भी आप जो है ये इस पे डिस्कशन करवा सकते हैं कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं कहाँ पे, व्यवसायों में। आप कई बार देखते होंगे कि कई ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को
नहीं जो है वहाँ पे एंट्री है। जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो वहाँ महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये जो इस तरीके का भेदभाव है उसको जो है आपको संवाद डिस्कशंस के द्वारा दूर कराना है। जैसे अगर आप देखेंगे ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, इन सब के ड्राइवर महिलाएं क्यों नहीं मिलती हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो चला नहीं सकती। तो यही सब जो है बिजनेस में या व्यवसाय में इस प्रकार का लिंग के आधार पर भेद होता है। तो आपको एज ए टीचर इन सब भेदभावों से बच्चों को मुक्त कराना है, क्योंकि कोई भी कार्य कोई भी कर सकता है। और शराब का सेवन, आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि बच्चे जिनके पिताजी या कोई भी शराब का सेवन करता है तो उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है और परिवार का माहौल बिगड़ा रहता है। तो इन सब पे आप डिस्कशंस करा के बच्चों को इन सब के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि आगे चल के बच्चे अच्छे इंसान बन सके। और बच्चों को पक्षियों को नज़दीक से अवलोकित ऑब्जर्व करने दें, और साथ में बच्चों को कहें कि पक्षियों के लिए स्नान घर बनाएं और पक्षियों के स्नान घर बनाने में आप मदद करें। इसका ये मतलब है कि आजकल आप देखते होंगे कि पेड़ जो है कटते जा रहे हैं, जगह जगह पे बिल्डिंग्स बन जा रही हैं, तालाब जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो चिड़ियों के लिए जो है उनके लिए भोजन, पानी, इन सब की समस्या हो गई है। तो इसलिए आप बच्चों को कहें कि आप चिड़ियों को नज़दीक से अवलोकित करें, देखें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि जब वो चिड़ियों को देखेंगे तो उनके प्रति उनके अंदर जो है लगाव विकसित होगा। और साथ में कहें कि आप चिड़ियों के लिए खाने के लिए एक जो है उनको जो है फीडर बनाएं, साथ में नहाने के लिए आप बर्ड बाथ बनाएं, जिससे चिड़ियों को, पक्षियों को भोजन भी मिलेगा, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए भी जगह मिल जाएगी। और पर्यावरण में जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो है एक ही चीज़ है। इंसान है तो इंसान ही सब कुछ है, पर्यावरण में बाकी जो चीज़ें हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, भोजन है, वही सब कुछ है। नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए बारिश है, तो बारिश का जो है, अगर बारिश होती है तो पौधों के लिए फ़ायदा होता है। पौधे अगर जो है बढ़ेंगे, फले फूलेंगे, तो इंसान जो है उनके लिए जो है भोजन मिलेगा, जानवर हैं उनके लिए भोजन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पे आत्मनिर्भर हैं, पर्यावरण के जितने भी घटक हैं। और आप बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चे अपने परिवेश में पानी इकट्ठा करने के जो अनुभव हैं उसको कक्षा में बताएं। मतलब बच्चों के जो लोकल इन्वायरमेंट में, जो उनके क्षेत्र में किस प्रकार पानी को इकट्ठा किया जाता है, इन चीज़ों को कक्षा में बताएं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।